अब दोषी देखो सर की तरफ ये तो हमारा एक्सपीरियंस था हम लोगों का। अभी अब तुम लोगों को बताएंगे कि अभी का क्या एक्सपीरियंस है। तुम लोग यदि सोचते हो कि चलो ठीक है सर, जब आप लोग पढ़ते थे पेपर इजी आता था, सोच सकते हो, है ना। मतलब यदि ऐसा कुछ है तो मैं अभी को बता रहा हूँ अभी क्या होता है। आना बेटा नितेश, सब जुगाड़ अपने पास। इसको जेब में डालें, इसको आराम से बाहर में। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके साथ सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नीट के लिए तो अपन सारी बातें करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं इस फील्ड में आया कैसे। ठीक है, नीट में क्या करना है आप लोगों को, क्या नहीं करना है, कैसे डॉक्टर बनना है, वो सब बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ये बताऊँगा कि मैं कैसे आया, तो आप लोगों को भी उससे ये अनुभव हो जाएगा कि मतलब कि हम भी पीछे नहीं है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ अपनी बिल्कुल बचपन वाली लाइफ से। 8th क्लास तक मैं बिल्कुल गांव के ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पे सिर्फ 10th क्लास में बोर्ड में पास करवाया जाता है, नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे स्कूल से पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे यही मेरी मतलब मन में ये इच्छा थी कि ठीक है स्कूल वाले पास करा देते, कुछ पढ़ना ही नहीं है। पढ़ने की मतलब कोई था ही नहीं। पापा बोलते थे कि पढ़ ले बेटा, पापा तो घर से निकल जाते, स्कूल भेज दिया, वापस आ जाते थे घर में। दिन में दादी घर रहती थी तो दादी से भी ऐसे ही मुँह चलू के बैठ जाते थे, दादी को मना लेते थे, मम्मी से मत बोलना शाम को, ऐसे चलता था। चलता आ रहा था, पापा ने सोचा कि ये तो घर सुधरने वाला है नहीं, तो उनने उठा के बोर्डिंग में डाल दिया मेरे को। 9th क्लास में मेरे को बोर्डिंग में डाला। ठीक है, तो वहाँ जाके भी बोर्डिंग वालों ने मना कर दिया कि इतने कमज़ोर स्टूडेंट को हम इंग्लिश मीडियम में नहीं रख सकते, क्योंकि हिंदी मीडियम से आया था मैं। तो फिर पापा ने कुछ लोगों से बात करा के कि पढ़ लेगा बच्चा, ठीक है, और वो तो अभी बचपना है, ऐसे करके वहाँ पे बात करके रख दिया। ठीक, अब मैं बोर्डिंग स्कूल में भी रोज़ पिटता था क्योंकि कुछ आता था नहीं। वैसे भी हिंदी मीडियम से आया, इंग्लिश मीडियम में सर बहुत दिक्कत आती, क्योंकि इंग्लिश में मेरे को सिर्फ मेरा नाम, मेरे घर वालों का नाम, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। और क्लास कौन सी, 9th क्लास में सिर्फ नाम लिखना आता था, इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता था। 9th क्लास में फेल हो गया। स्कूल वालों ने फिर बोला कि निकाल दिया जाए इसको, फिर भी पापा ने सिफारिश करके रखवा लिया। 10th क्लास में फिर मैंने सोचा ठीक है थोड़ा पढ़ लिया जाए, तो 10th क्लास में मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, तो ऊपर से स्कूल CBSE हो गया। किस्मत बेकार थी, मतलब सब लोगों के लिए अच्छी थी लेकिन मेरे लिए बेकार, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था। जिसके लिए अगर कुछ नहीं आता उसके लिए तो CBSE और भी डर वाली बात है ना। तो फिर मैंने सोचा ठीक है करेंगे मैनेज, तो मैंने एक सब्जेक्ट पे फोकस किया। कुछ लोगों ने बता दिया था कि आगे जाके 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, मतलब ये भी कुछ नाले ही नहीं था, पढ़ाई से कोई नाता ही नहीं था अपना, खेती करने का कुल विचार था हमारा। तो मैथ साइंस और ये अलग अलग हो जाते, तो मैंने मैथ्स पे थोड़ा फोकस करना चालू कर लिया। तो 10th के लास्ट आते आते ये हालत हो गई थी कि टॉप 10 में हमारा नंबर आने लगा था मैथ्स में। मतलब अगर मैंने मेहनत की उस फील्ड में तो ऐसी की कि पूरी क्लास को पीछे छोड़ दिया। मतलब जहाँ 80 बच्चे में सबसे लास्ट में नाम आता था, उसमें मैथ्स में मेरा टॉप 10 में आने लगा, टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे। तो सब लोगों को लगा कि ये शायद मैथ्स ही लेगा। स्कूल वालों ने भी बोल दिया कि यहाँ पे बायो हम देते नहीं है, मैथ्स ले लो तुम। तो फिर भैया ने बोला एक काम कर, मैथमेटिक थोड़ी अभी तो सही लग रही, तेरे को आगे जाके टफ पड़ेगी क्योंकि तूने बचपन में पढ़ाई की नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, बस इतना ही सुना मैंने कि टफ है, छोड़ दिया, मैथ्स लेना ही नहीं। सब लोग सोच रहे थे कि ये मैथ्स लेगा, लेकिन मैंने सिर्फ टफ सुन के मैथ छोड़ दिया, लेना ही नहीं मैथ। अब क्या लेना है, तो बायो, ठीक है, उससे थोड़ी सरल होती बायो, ऐसा माना जाता है, होती नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, बायो लेने का सोच लिया। अब स्कूल में थी नहीं तो मैंने वो बोर्डिंग स्कूल भी छोड़ दिया, अपने सपने को नहीं छोड़ा, लेकिन बोर्डिंग स्कूल छोड़ दिया। उन लोगों ने बोला ठीक है, हमने तेरे को बिल्कुल गिरी हुई हालत से उठाया और तू स्कूल छोड़ के जा रहा है। स्कूल वालों ने बहुत बोला पापा से, पापा भी मान गए कि नहीं निकालना चाहिए, इन लोगों ने इतने कमज़ोर बच्चे को झेला है तो अब तो यहीं पे पढ़ाना चाहिए। लेकिन मैंने बोल दिया अगर मेरे को लेना है बायो तो लेना है, या तो स्कूल वाले दिलाए। स्कूल वालों ने बोला एक बच्चे के लिए हम टीचर नहीं रख सकते, तो वहाँ से निकल गया मैं। अब आया, उसके बाद एंट्री हुई मेरी भोपाल में जैसे एंट्री हुई तो फिर घर वालों ने बोला एक काम करते हैं अपन बोर्डिंग उसमें CBSE स्कूल में डालते। CBSE से आया तो भैया ने बोला कि यहाँ के CBSE स्कूल की इतनी फ़ीस थी वहाँ पे जो हमारी बोर्डिंग की मिला के थी इतनी। तो उन्होंने बोला एक काम करते, तू कंपटीशन की तैयारी कर 11th से, और आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से बताया उन्होंने। कोई ऐसा पढ़ने के लिए नहीं बोला कि तू पढ़ने में बहुत अच्छा है तो कंपटीशन कर, बोला कि ट्रेंड ये चल रहा है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए तू भी 11th से तैयारी कर। मैंने बोला ठीक है, तो एक काम करते कोई सी कोचिंग लगवा देते तेरे को MP नगर में,
तो MP नगर में कोचिंग अच्छी, यहाँ भोपाल में अच्छी कोचिंग है, तू अच्छा करेगा तो कर लेना, बैंक की तैयारी कर लेना, तेरे को जो भी करना है। ठीक है, मैंने बोला ठीक कर लेंगे। और उसके बाद में कभी शायद सर से मुलाकात हुई सचिन भैया की, तो सर ने बताया होगा कि नीट की कोचिंग है अपनी यहीं पे DIG पे, तो भैया ने आके यहाँ पे मेरा एडमिशन करा दिया नीट के लिए। मेरे को ये भी पता नहीं था नीट क्या होता है। भैया ने बोला तू नीट कर ले। नीट भी नहीं, उससे उस टाइम शायद AIPMT नाम था, नीट तो 2017 के बाद आया। तो उस टाइम 2016 की बात है, उस टाइम AIPMT बोलते थे, नीट बोलते नहीं थे। तो AIPMT के लिए मैंने एडमिशन करा लिया कोचिंग में। अब मेरी शुरुआत हुई नीट वाली लाइफ की। ठीक है, अब तुम लोगों को फोकस करना है इस चीज़ पे कि मैं इतना कमज़ोर होकर इतने ऊपर डॉक्टर बनने तक कैसे पहुंचा। ठीक है, सर के पास आया, सर ने सबसे पहले मेरे से पूछा फर्स्ट क्लास में सेल क्या होता है। तो मैंने कंप्यूटर में पढ़ा था सेल, तो मैंने बोला हाँ याद है सर मेरे को। तो क्या होता है, तो वो कंप्यूटर में सेल होता है वो होता है ना रो और सेल होता है ना, वही पता था मेरे को कि वो रो होती है और सेल होता है। तो सर भी हंसने लगे बहुत तेज तेज, ये कौन सा सेल है भाई तो मैंने बोला यही पढ़ा सर आज तक, सेल कंप्यूटर की किताब में लिखा है, आपको ला के दिखा दूँ अगर आपको विश्वास ना हो तो, सेल होता है। तो सर ने बच्चों से पूछा कंप्यूटर में भी सेल होता है, तो सर ने बोला, बच्चों ने बोला ठीक है सेल होता है। फिर सर ने बोला कि इसकी हालत पता चल गई क्या है। सर ने उसी लेवल से मेरे को स्टार्ट किया कि बिल्कुल बारीक लेवल से, जहाँ से मतलब कि और बच्चों को तो सर का लेवल पता, सर को कि कैसा पढ़ रहा है, सब बच्चे सब अच्छे थे, लेकिन मेरा लेवल सर को लगा कि बिल्कुल जीरो है। मतलब जिसको सेल की भी नॉलेज नहीं है 11th में आके, वो क्या पढ़ पाएगा नीट के लिए। तो सर को तो भले ही अंदर से लगा होगा कि ये नीट ना निकाल पाएगा इतना कमज़ोर स्टूडेंट, लेकिन फिर भी सर ने फोकस किया कि इसका बेसिक सुधारना है मेरे को। सर ने ये नहीं सोचा कि इसको रैंक दिलानी है, सर ने ये नहीं सोचा कि इसको सिलेक्शन दिलाना है, सर ने सिर्फ इतना फोकस किया कि इसका बेसिक इम्प्रूव करना है। 11th क्लास, पूरी 11th क्लास में मेरे को बेसिक पढ़ाया सर ने, केमिस्ट्री का बेसिक, बायोलॉजी का बेसिक, पूरा बेसिक क्लियर करा दिया सर ने। कभी भी मेरे को हाई लेवल की चीज़ें नहीं बताई, कभी मेरे को ये नहीं बताया कि तू इतनी ऊपर जा, क्योंकि नीट का तरीका ही यही होता है। कभी भी नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को डायरेक्ट हाई लेवल नहीं जाना चाहिए। अगर 11 से मौका मिले, कई लोग तो ड्रॉप से करते हैं, लेकिन अगर 11 से आपको मौका मिल रहा है तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़नी है अपने को। बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करने, बड़ी बड़ी बुक नहीं लगाना है, दिनेश नहीं लगाना है, प्रदीप वाली बुक नहीं लगाना है, बड़ी बड़ी बुक खरीदना ही नहीं है। मैंने बुक खरीदी नहीं उसी टाइम, सर ने मना कर दिया कुछ भी नहीं खरीदना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़े जाओ। बेसिक चीज़ें इंप्रूव करना है 11th में। अभी जो भी स्टूडेंट है ना, वो ध्यान रखना है कि बेसिक चीज़ें इंप्रूव करना है अपने को, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर अपना बेसिक, अगर घर बना रहा है और घर की नींव भी कमज़ोर है तो घर कैसे डट पाएगा, गिर जाएगा। हो सकता है अभी डट जाए, लेकिन आगे चल के तो गिरना ही है ना। और नीट ऐसा है कि इसमें अगर नींव कमज़ोर है तो घर बना ही नहीं सकते, गिरना तो दूर की बात, आप घर बना ही नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक इंप्रूव करना है। तो बेसिक के लिए सर ने पूरा मेरा बेसिक इंप्रूव कराया। और केमिस्ट्री तो आपको पता ही है सर की, कि बिल्कुल मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं सर केमिस्ट्री, चाहे वो स्टूडेंट को आती हो या ना आती हो। पूरी केमिस्ट्री अच्छी कराई मेरी सर ने। उसके बाद में मेरे को थोड़ा फील होने लगा कि हाँ यार, अब मतलब अपन इस लेवल के लिए हो चुके थे यार। फिर मैंने आगे की तैयारी स्टार्ट की, लेकिन बेसिक प्लेटफॉर्म मेरा यहीं था। इसी बेसिक प्लेटफॉर्म से उठ के गया हूँ मैं, आज यहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया। उसके लिए भूपेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भूपेंद्र सर अगर ना मिलते, अगर मेरे को उस टाइम भूपेंद्र सर ना मिलते तो हो सकता मैं किसी बैंक की तैयारी करने लगता, या फिर किसी पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह की तैयारी करने लगता। उधर भी हो सकता सक्सेस मिलती, लेकिन मेरे जो डॉक्टर बनने का सपना था वो पूरा ना हो पाता। इसलिए सबसे पहले तो भूपेंद्र सर, ये पूरा क्रेडिट मतलब शुरुआती। खुशी का तो मतलब लेवल आप लोगों को पता ही है कि डॉक्टर बनने के बाद में क्या खुशी मिलती है किसी भी लड़के को या किसी भी स्टूडेंट को। ये स्टेथोस्कोप और ये जो ड्रेस है, ये ऐसा ड्रेस है ना, यहाँ पे यदि 200 करोड़ रखे हो, यहाँ पे 200 करोड़, यहाँ पे ये हो, यदि किसी के बच्चे के पास थोड़ा भी कॉमन सेंस है ना, तो इसको नहीं लेगा, इसको लेगा, याद रखना। ये तो मतलब पैसे वाली वैल्यू है। उसके अलावा भी इसकी इतनी वैल्यू है कि हमारे जो सर थे कोटा में, वो उनके पास थी BMW, किसी के पास मर्सिडीज़, सब कुछ थी। उसके बाद भी ये बोलते थे कि हमारी BMW पे प्लस का साइन नहीं लगेगा और तुम्हारी जो कार होगी उस पर प्लस का साइन लगेगा, बस इसी के लिए तुमको पढ़ना है, प्लस का साइन लगेगा तुम्हारी गाड़ी। भले तुम्हारे पास BMW ना होगी, लेकिन तुम्हारी गाड़ी पे प्लस का साइन लगेगा, जो हमारे पास नहीं है, BMW होने के बावजूद भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए पढ़ना है।
और दूसरी बात, आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे खड़े होने के लिए। आज आप लोगों को लग रहा है भैया को कितना सम्मान मिल रहा है, कितना अच्छी फीलिंग आ रही है कि यार डॉक्टर काश हम भी डॉक्टर बने और इस जगह पे आके खड़े हो, स्पीच दें, बच्चों को समझाए, इतनी ज़्यादा मतलब सब लोगों का प्यार मिले, तालियाँ मिले। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोगों को पढ़ना है, तो बस देखो और उसी चीज़ के लिए हो जाओ। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक चीज़ और, जैसे तुम लोग कभी भी स्टडी से रिलेटेड बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कभी भी स्टडी से कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम्हारा नंबर है सबके पास, तुम लोग कभी भी कांटेक्ट कर लेना। आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होता है, जैसे देखो अपनी एक डॉक्टर की टीम बनती जाती है, आगे चल के 4 साल या 5 साल बाद यदि तुम्हारे यहाँ कोई बीमार होता है, मान लो कि तुम लोग भोपाल में हो, तुम्हारे रिलेटिव कोई इंदौर में बीमार होता है, कुछ नहीं करना, नितेश भैया मेरे ये हैं, पता है तुम्हारा रिस्पेक्ट समाज में कितना बढ़ जाएगा। समझ रही मेरी बात। और सिर्फ नितेश भैया नहीं, नितेश भैया के साथ 500 डॉक्टर जुड़ेंगे, 100 फर्स्ट ईयर और 400 सीनियर। अब 500 डॉक्टर पूरा एमपी कवर कर सकते हैं। तो यदि तुम एक स्टूडेंट से, एक सर से, एक भैया से कांटेक्ट बनाते हो ना, तो एक बार में तुम्हारा एक बंदे से कांटेक्ट बनाने पूरे एमपी से कांटेक्ट बनेगा। समझ गए। 5 साल बाद तुम्हारे हर सिटी में एक डॉक्टर पहचान का होगा। ये यहाँ है, ये लिंक करा देंगे। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। पढ़ने के बारे में बताओ कि कैसे क्या पढ़ना। सबसे पहले तो पढ़ाई से रिलेटेड अपन थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई में क्या करना है, मैंने कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ा, उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मन से ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि अपना 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, एक वीक है तो वो चल जाएगा। वो पैटर्न चलता था 2015 से पहले, मतलब जब AIPMT हुआ करता था। सरल वो भी नहीं था, लेकिन उसमें एक फ़ायदा था कि कट ऑफ कम जाती थी। अब मान लो अगर 450 कट ऑफ जा रही है अपनी, तो 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, एक अगर वीक है तो अपने को 450 क्रॉस करा देता था। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है, अपना जो लेवल है वो नीचे गिर चुका है, सरल हो चुका है, लेकिन कट ऑफ ऊपर पहुंच चुकी। तो अपने को अब ऐसा नहीं कर सकते कि 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया और एक वीक है तो चल जाएगा, बिल्कुल अब चल ही नहीं सकता। मतलब कि क्वेश्चन उस लेवल के ही नहीं बचे। जो पहले पुराने क्वेश्चन लगाओगे ना, वो टफ हुआ करते थे। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो थोड़े ईजी होते हैं पहले के मुकाबले। लेकिन वही प्रॉब्लम वही है कि कट ऑफ अपनी कहाँ जा रही है, 550-600 पे जाके राजस्थान की कट ऑफ 600 गई है इस बार। तो इसलिए अपने को क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट को बराबर लेके चलना है। चाहे भली वो ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ ना पढ़ो, बिल्कुल बेसिक पढ़ो, लेकिन तीनों सब्जेक्ट अपने को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। ठीक है, एक भी सब्जेक्ट को वीक नहीं रखना है। उसके लिए फिजिक्स में सबसे ज़्यादा, यार उधर क्या चल रहा है, सुन लो, बार बार थोड़ी ना बोलूँगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फिजिक्स में दिक्कत आती, सब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को फिजिक्स, बायो वालों को, सलोनी को छोड़ के बाकी सबको फिजिक्स में दिक्कत आती, उसको बायोलॉजी में दिक्कत आती। ठीक है, तो फिजिक्स में दिक्कत आती, उसके लिए क्या करना है, अपने को शॉर्ट नोट्स बनाना है। फिजिक्स में हर चैप्टर जो भी पढ़ाया सर ने, जो भी चैप्टर ख़त्म हुआ है उसके लास्ट में क्या करना है, एक पेज लेना है, एक पेज पे पूरे के पूरे फॉर्मूले लिख लिए, सिर्फ फॉर्मूले। फिजिक्स में अगर तुमने फॉर्मूले पूरे याद कर लिए तो तुम्हारे 45 में से 30 क्वेश्चन पक्के हैं, लिख के ले लो ये। और नीट देने के बाद में आके मेरे से पूछ लेना, बात कर लेना, मैं 30 से ऊपर बता दूंगा जो सिर्फ फॉर्मूले से हो रहे हैं। आप लोगों को फिजिक्स अगर इम्प्रूव करनी है तो पूरे फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। और अगर फॉर्मूले याद कर लिए तुमने तो 50% फिजिक्स तुम्हारी फिनिश, 50 या 70 बोल सकता हूँ अभी के ट्रेंड में। क्योंकि अभी भी अपन पूरा पढ़ लेते लेकिन चैप्टर के फॉर्मूले याद नहीं होते अपने को। हो सकता है 2-4 चैप्टर के फॉर्मूले अपन ने अच्छे कर लिए हो, लेकिन पूरी फिजिक्स के अभी भी किसी को फॉर्मूले याद नहीं। अगर फिजिक्स इंप्रूव करना है तो तुम लोगों को शॉर्ट नोट बनाना ही पड़ेगा। शॉर्ट नोट में कुछ नहीं करना, हर चैप्टर का एक पेज लेना, एक पेज पे पूरे फॉर्मूले लिख दिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख दी। ठीक है, उसके बाद में फालतू की चीज़ नहीं लिखना। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं अपन, तो उसमें लिख रहा है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को क्यू से डिनोट करा। अरे ये क्यों लिखे यार, ये तो अपने को पता है, सिर्फ फॉर्मूले लिखने। ठीक है, और वेटेज वगैरह के हिसाब से थोड़ा सा देख लो, क्योंकि इस बार सिलेबस कम हो गया, तो उस हिसाब से चैप्टर की तैयारी करो। क्योंकि प्लानिंग, वही बोला था सुमैया ने कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए प्लानिंग वही है कि अपने को सबसे पहले देखना कि क्या पूछ रहा है, कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, उस हिसाब से पढ़ना, फॉर्मूले रटना। ज़्यादातर तो फिजिक्स में तो फॉर्मूले ही आपको नैया पार लगाएंगे। उसके बाद में आती फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स ही है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि उधर भी फॉर्मूले हैं, इधर भी फॉर्मूले हैं, उधर भी न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है, इधर भी न्यूमेरिकल। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जितने न्यूमेरिकल लगाओगे
उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा। अगर तुमने न्यूमेरिकल ना लगाए तो फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल तो तुमको डेली प्रैक्टिस करना है। कम से कम 2 घंटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कौन कौन कर, यहाँ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करता है कोई घर जाके? करते हो ना? 2 घंटे डेली न्यूमेरिकल लगाना है अगर नीट क्वालिफाई करना है तो। बायोलॉजी के भी लगाना है, लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के तो लगाना ही है। बाकी केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक हुई, इनऑर्गेनिक हुई और बायोलॉजी, इसकी थ्योरी ज़्यादा पढ़ना है। केमिकल मतलब अपने को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन ज़्यादातर थ्योरी पे ध्यान देना है। और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में अपने को न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी कैसे पढ़ते वो तरीका मैंने बता ही दिया था। एनसीईआरटी में लिंक करके पढ़ने वाला कि मतलब 11th की और 12th की दोनों एनसीईआरटी रख ली अपन ने। मान लो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया था मैंने कि कहाँ कहाँ बैक्टीरिया आ रहा है सब एक पेज पे लिख दिया, कहाँ कहाँ पे इंजाइम आ रहा है सब एक पेज पे लिख दिया। तो पूरी बायोलॉजी में तुमको 3-4 जगह सारी चीज़ें मिल जाएगी, कम से कम 3 से 4 जगह हर चीज़ मिल जाएगी तुमको, 2-2 3-3 बार रिपीट। जैसे मिनरल हुआ, कैल्शियम हुआ, तो कैल्शियम एनसीईआरटी में 10 जगह दिया होगा, कम से कम 10 जगह। तो तुमको एक जगह लिख लेना और उसके क्या क्या काम है सारे लिख लेना। ऐसे करके अगर पढ़ोगे ना तो वो इतना बड़ा सिलेबस तुम्हारा इतना सा बड़ा हो सकता है। और यही तरीका है कि 1 साल में नीट की तैयारी कर पाना। क्योंकि चलो खाना लग रहा तब तक एक प्रियंका का डांस देख लेते हैं, है ना। चलो चालू कर दो।